नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्पेशल प्रश्न सीरीज मैंने चला रखी, जो कि विशेष करके आपके एमपी संविदा शिक्षक भर्ती के लिए तैयार की गई। और यदि आप किसी और भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है तो भी ये प्रश्न सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न सीरीज को सोल्व करने से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक में आपको कितना पढ़ना, कौन सा वीक है। इस तरह आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना अध्ययन करता है उतना ही हमें अपनी कमजोरी का पता लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास अपन शुरू करेंगे। और उससे पहले एक आपके लिए एक मोटिवेशनल है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय का अनुभव कराया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेस्ट नागरिक बनाने के लिए विद्यालय का किस चीज़ का अनुभव कराना चाहिए? तो वो लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का अनुभव कराना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एमपी टेट का प्रीवियस पेपर है। इसमें आंसर दे रखे थे, लेकिन मैंने इसको हाइड कर रखा बिकॉज आपका सीधा ध्यान आंसर की तरफ ही जाता, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए इनको हाइड कर रखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा लोकतंत्र डेमोक्रेसी का अनुभव कराना चाहिए बेहतर नागरिक बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न है, विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए, मानव विकास एक क्रमबद्ध है, उसका सही अवस्थाओं का वर्णन करना है। यहाँ पर देख लीजिए, चार ऑप्शन दे रखे। यहाँ पर समय को बचाने के हेतु मैं सीधे आंसर की तरफ ही बढ़ूंगा, आप प्रश्नों को पढ़ लिया करना, ऑप्शंस को देख लिया करना। ठीक है, देख लो, चारों ऑप्शन है, जिसमें जिस ऑप्शन में आपको लगे शेषावस्था, देखो बालक का विकास बताओ, शेषावस्था इसका उम्र क्राइट है 0 से जन्म से 5 या 6 वर्ष, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और 18 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था। तो जिस ऑप्शन में ये दे रखा होगा शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, वो एक सीक्वल सही क्रम होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये है शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिए उम्र क्राइटेरिया भी देख लीजिए, शेषावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और पूर्णता 18 से ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कॉमन है, बाकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको थोड़ा और अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन ये यूनिवर्सल यही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, गरीब बच्चे के विकास के लिए प्रमुख वातावरण जोखिम कारक है। जो बच्चे पुअर हैं, जो बेचारे बिना घरों में रह रहे हैं या कुछ आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उन बच्चों को किस वातावरण जोखिम कारक की सबसे ज़्यादा संभावनाएं है, होने की संभावनाएं ज़्यादा है? तो वो HIV होने के उनको खतरा ज़्यादा है। ठीक है, वातावरण जोखिम रहता ही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय है, यानी कि जो किशोर है अपराधी के उपचारात्मक उपाय कौन से हो सकते हैं? देख लीजिए चारों ऑप्शंस को, कठोर अनुशासन बनाए रखना, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, पीड़ितक और उपचार, या कठोर दंड। तो ठीक है, कठोर अनुशासन नहीं होगा, उनका पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम उनके पुलिस चलाए। ठीक है, तो किशोरों के अपराधों में उपचार का काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है? यानी कौन सा सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि भाषण, निजी भाषण, आत्मनियम यानी सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए नियम को प्रोत्साहित करता है? तो वो कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो वो है लेव वायस्की का सिद्धांत है। तो लेव वायस्की ने बताया कि जो सेल्फ टॉक होती है वो सामाजिक विकास में काफ़ी हेल्प होती है, और लेव वायस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जन्मदाता भी है। जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ जाए तो वहाँ पर लेव वायस्की का नाम अवश्य आएगा। तो ठीक है, पांचवें प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि उसमें से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एक एस्पेक्ट है जो कि बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है, वो कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तन या विनिमय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा परिवर्तन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रश्न में ही आ जाए, नोट आ जाए, वहां पर अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चंस में गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने यही पूछा था, निम्नलिखित में कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? तो वो परिवर्तन नहीं है, बाकी तीनों है। तो ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। यहाँ पर एक सीक्वेंस में बताना है कि जिससे कि भाषा को अर्जित की जाती है। तो ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। भाषा का अर्जन, पहले भाषा सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, देखिए इसको हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन इंग्लिश में भी पेडागोजी के प्रश्नों को देख लेना चाहिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले सुनते हैं हियरिंग, फिर बोलते हैं स्पीकिंग, और फिर रीडिंग, और फिर राइटिंग यहाँ पर कथन कर रखा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है? 4th ऑप्शन में आ रहा है। तो पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। देखो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, LSRW, L for listening, L for listening, S for speaking, R for reading और W for writing। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर 4th ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। यानी नॉर्मल बच्चों के साथ ही वंचित समूह के छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? फ्रेंड्स, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी सेवाओं की मुख्य प्रणाली, मुख्य धारा से बाहर रहने की अवस्था को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स बताइए। तो वो है पार्श्वीकरण कहलाता है। ठीक है, पार्श्वीकरण 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। देख लीजिए, यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न पूछा। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है, जिसमें उन्होंने स्थानिक यानी स्पेटियल, संगीत, पारस्परिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सन और भाषा संबंधी, लिम्बिस्टिक, इस तरह की बुद्धि ने उसने 8 प्रकार की पूछी बताई है उन्होंने। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग जाइए। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? वो स्थानिक यानी स्पेटियल बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है फ्रेंड्स, स्थानिक बुद्धि। और किस मनोवैज्ञानिक ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई? वो हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 प्रश्न तैयार आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं? यानी एक कौशल है जिसमें कि शरीर और हाथ और आंख समन्वय छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती है। तो कौन सा कौशल है बताइए फ्रेंड्स। तो 11वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो उत्कृष्ट मोटर कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स में ये सब चीज़ें, जिसमें हाथ का भी होता है, आंख का भी समन्वय करके यूज होता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट मोटर कौशल के अंतर्गत उसको रखा गया है। ठीक है, 11वें प्रश्न का फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा कहता है? देखिए, बालक जब फर्स्ट में बोलना शुरू करता है तो उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, वो ऐसे हा हा हु हु मम्मा चच्चा ऐसे कुछ करता रहता है। तो उस ध्वनि को क्या कहते हैं? अपन उसको बड़बड़ाहट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसको बड़बड़ाहट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, बड़बड़ाहट फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब
पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे हैं। यानी किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक या नेगेटिव उद्दीपक को हटाया जाता है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा तो नकारात्मक पुनर्वन यानी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवाल पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल किसने दिया था, तो ये इवान पावलोव ने दिया था। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में इन्होंने पूछा है कि प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, वो एक घंटी थी। तो देख लीजिए घंटी कौन से, ऑप्शन नंबर 3 इसमें इसका आ रहा है घंटी। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, तो घंटी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक के साथ समाप्त हो जाता है। तो जो तर्क है, जो रीजनिंग है, वो क्या नाम है, एक एसोसिएशन की समस्या से शुरू होता है और एक के साथ समाप्त हो जाता है। तो किसके साथ समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स, देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर, तो वो समाधान के साथ समाधान हो जाता है। जो तर्क है तो वो एक जो रीजनिंग है, एक एसोसिएशन के साथ समस्या शुरू होती है और एक समस्या समाधान के रूप में वो खत्म होती है। समाधान यानी सॉल्यूशन पे खत्म होती है। इजी प्रश्न था। तो ठीक है फ्रेंड्स, समाधान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अभी जो लास्ट प्रश्न में जो पावलोव से संबंधित प्रश्न आया था, तो इसमें मैंने अकॉर्डिंग ऑप्शन के बताया। इसका डिटेल वीडियो भी साधना शिक्षा पर डला है, अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ समय के ध्यान में रखते हो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि, यानी बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं। जुड़वा अध्ययनों के परिणाम किस चीज़ को इंगित करते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन अच्छे हैं। तो वो है फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक और वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि वंशानुक्रम और इन्वायरमेंटल दोनों कारक ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालय में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार जो वर्तमान स्कूल विद्यालय उन व्यवहारों में किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन हो, तो उन्होंने क्या बताया था, ये किस प्रकार आजकल के विद्यालयों पे प्रभावित हो रहा है आजकल के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और 4th ऑप्शन को देख लीजिए, शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है, इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू NCO 5 को दंड से देना अपराध माना गया, दंड नहीं दे सकते हैं बालक को, लेकिन यहाँ पर पावलोव ने जो बोला था वो वापस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा बच्चों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और अच्छा व्यवहार क्या है उसके लिए प्रोत्साहन यानी अप्रिशिएट करना चाहिए, और शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार अगर हो रहा है तो उसको हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। तो इस तरह 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बड़े आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उसमें निम्न होता है। बड़े लोग जो कहते हैं आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। तो किस कंडीशन में आमतौर पर डर का महसूस होता है, तो वो क्या आता है, चिंता, एंजाइटी, जिसको डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में बालक भयभीत रहता है, छोटी छोटी बातों से डरता है, आशंकाएं करता है कि अरे कुछ
है तो नहीं, इस तरह वो डरता रहता है, तो उस डर को क्या कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, चिंता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए। एंजाइटी किसको कहते हैं, जिससे बालक घबरा जाता है, छोटे छोटे से डरा रहता है। और ठीक है, तो बच्चे आमतौर से डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं, चिंता यानी एंजाइटी से करते हैं। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4th ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो किसके दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है, तो किस कारण से बन जाता है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो वो है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है। ये उनके को संदर्भित करता है, यानी जो कुछ बच्चे हैं प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं तथा जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत भी की जाती है, ये उनको संदर्भित करता है। तो किसके अकॉर्डिंग संदर्भित करता है, यहाँ पर ये चीज़ पूछा है, बताइए फ्रेंड्स। तो अधिगम शैली को संदर्भित करता है, यानी कुछ बच्चे क्या आते हैं, अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं, अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। और जब जानकारी को दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती थे, उनके ये किस चीज़ को संदर्भ करती है, उनकी अधिगम शैलियाँ से संबंधित करते हैं, उनके अधिगम शैलियों यानी विभिन्न अधिगम शैली को उनको जानकारी है। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, तो ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान यानी सेंट्रल फोकस पर किस पर होना चाहिए, यानी कि विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान मेन फोकस सेंट्रल फोकस किस पर होना चाहिए, दोस्त, माता पिता, पड़ोसी, स्वयं, वन सेल्फ। वो आप खुद ही हो जो मंजिल को प्राप्त कर चुके, आप खुद ही हो जो पढ़ाई करेंगे तो सफल होंगे। ठीक है, नहीं सेम वन सेल्फ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, खुद पे फोकस करो। ठीक है, खुद में सुधार करो, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेल्फ यानी स्वयं 21 का आंसर हो जाएगा सेल्फ। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बॉबी गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि जो बॉबी गुड़िया प्रयोग किया था तो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया, तो वो अल्बर्ट बांडुरा ही है। ठीक है, बांडुरा ने बॉबी गुड़िया पर प्रयोग किया था, उन्होंने कई गुड़ियों पर प्रयोग किया था, तो बांडुरा के साथ चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति मानना चाहिए। जो ये बात कौन मानता था कि टीचर्स के द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को मानना चाहिए, तो कौन मानते थे। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, तो 23 और जॉन डुई ये बात को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर 23 के अकॉर्डिंग 4th ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉन डुई ये चीज़ मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की निम्न रूप में जाना जाता है। तो देखिए, अब्राहम मास्लो ने मानव संबंधी 5 आवश्यकताओं की बात की थी, तो उसमें इन्होंने पूछा कि पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता निम्न में से किसको जाना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए। पहले मानव को शारीरिक आवश्यकताएं पड़ती है, पहले मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए। तो है विकास आवश्यकता यानी ग्रोथ नीड्स। ठीक है, तो मास्लो के आवश्यक पदानुक्रम शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो शीर्ष आवश्यकता यानी ग्रोथ नीड्स, विकास की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, 4th ऑप्शन 2nd ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। माता पिता लिंग स्टेरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं, यानी माता पिता हाउ टू पेरेंट्स असिस्ट इन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। तो माता पिता लिंग स्टेरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं ये बताना फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, तो इसका 4th ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, माता पिता को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। जो माता पिता बच्चों को पारंपरिक
लिंग भूमिका को कंसिडर करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रवृत्ति यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने प्रस्तुत की थी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का 4th आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा प्रकट की थी। उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बताया था, जिसको क्या कहते हैं LAD। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि LAD का फुल फॉर्म बताइए, तो वो हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसकी किसने बात की थी? तो नोम चॉम्स्की ने की थी। ठीक है, भाषा विकास की जहाँ भी बात आता है वहाँ पर नोम चॉम्स्की जरूर आएगा। तो इस तरह 4th ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 4th ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, LAD का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, तो उसके लिए कौन से क्रिया का ठहराव का वर्णन के लिए एक शब्द का उपयोग कौन सा होगा? बताइए फ्रेंड्स। 27 नंबर का तो विलोप कहलाएगा। ठीक है, यानी एक्सटिंक्शन। ठीक है, विलोप। 4th ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 4th ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विशेष आवश्यकता बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक विशेष आवश्यक स्पेशल चाइल्ड है, तो उसकी आवश्यकताओं को अलग करने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए वो बताना है यहाँ पर। तो उसका आंसर क्या होगा? एक सेकंड देख लीजिए। तो उसके लिए यही होगा जिसकी क्षमता औसत वस्तु से भिन्न होती है, उसको अलग रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम को कहा जाता है। यानी कि अधिगम सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम को क्या कहा जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो वो शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्र से सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत नियम का कहा जाता है। ठीक है, तो वो शिक्षण सूत्र ही है। ठीक है, शिक्षण सूत्र के द्वारा अधिगम शैली को आसान बनाया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास का, शब्द प्रमस्तिक अंकघात सेरेब्रल पॉल्सी द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया। तो क्या है? शब्द प्रमस्तिक अंकघात सेरेब्रल पॉल्सी द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। तो कौन सा है 30 नंबर प्रश्न का आंसर? तो सर विलियम ओसलर के द्वारा इसको प्रकट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पर मोस्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, क्योंकि ये एमपीटेड जो 2018-2019 में जो हुआ था बहुत ही हाई लेवल से हुआ था। अगर आप इस लेवल से प्रिपरेशन करते तो आपके काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के मैं प्रश्न लगातार क्लासेस चल रहा है। आपने अगर साधना शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके आपको मोटिवेट भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।